28 जून 1914 एक ऐसी तारीख जिसने दुनिया की तारीख बदल कर रख दी। इस दिन के बाद शुरू होती है वर्ल्ड वॉर वन, जंगे अजीम अव्वल, जिसका सबब बनता है एक 19 साल का लड़का जो 28 जून 1914 को बंदूक उठाए अपने घर से निकलता है और एक बहुत बड़ी सल्तनत के शहजादे को गोली मारकर कत्ल कर देता है। जिसके बाद शुरू होती है एक ऐसी खूनरेज जंग जो 4 साल तक जारी रहती है और 2 करोड़ से जायद इंसानी जिंदगियां निकल जाती है। मेरा नाम है कमर खान और मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा बहुत ही आसान अल्फाज में कि जंगे अजीम अव्वल या वर्ल्ड वॉर वन में हुआ क्या था, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितना अरसा चली और इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा थे। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस छोटी सी वीडियो में इस जंग के मुतालिक तमाम हकायक, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो हुआ कुछ यूं कि यह जंग 28 जून 1914 को एक 19 साल लड़के की वजह से शुरू हुई। यह लड़का ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस, जिनका नाम आर्कड्यूक फर्डिनैंड था, को गोली मारकर कत्ल कर देता है। यह इंसिडेंट जन्म देता है वर्ल्ड वॉर वन जैसे घनाओने फेल को, एक ऐसी खौफनाक लड़ाई जो 2 करोड़ इंसानों का खून पी जाती है और इसकी वजह से कई सल्तनतें, कई एम्पायर्स सफाए हस्ती से मिट जाती हैं। ये इस वक्त तक की दुनिया में लड़े जाने वाली सबसे बड़ी जंग कहलाने लगती है और इसी वजह से इसे आज भी हम वर्ल्ड वॉर वन के नाम से याद करते हैं। कहने को तो ये बहुत सिंपल सी बात लगती है कि इस एक छोटे से वाकये ने इतनी बड़ी जंग छेड़ दी, मगर जैसा कि आपको पता है कि कुछ भी ऐसा गंभीर होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, जो सम अप होते हुए, पाइल अप होते होते फिर आखिर एक ऐसा धमाका कर देते हैं जो सब कुछ तबाह कर देता है। ऐसा ही कुछ वर्ल्ड वॉर वन के पीछे भी हो रहा था। 1914 से पहले यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जिसमें एम्पायर्स खड़ी थी अपनी पूरी शानो शौकत के साथ, जिसके बीचों बीच थी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जो आज के ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों ममालिक को मिलाकर भी उनसे कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर थी। इसके साथ आती थी जर्मन एम्पायर, जो अगेन एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर थी। आज का जो मुल्क है पोलैंड, उसका नामो निशान कहीं भी नहीं था। रशिया भी रशियन एम्पायर कहलाता था, जबकि टर्की वाली साइड पर ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया थी। इसके अलावा यूके और फ्रांस थे। ज्यादातर ममालिक में उस वक्त बादशाहत कायम थी, यानी मोनार्कीज थी। इनफैक्ट सिर्फ 3 ममालिक ऐसे थे जो डेमोक्रेसीज थे, यानी जहां पर जमहूरियत थी, और वो थे फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सैन मारिनो। सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया और बल्गारिया को बाल्कन कंट्रीज कहते हैं, जो ईस्ट यूरोप में वाक़ हैं। हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1878 से, 1878, जब ऑटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर की आपस में जंग हुई। रशियन एम्पायर इन बाल्कन कंट्रीज को ऑटोमन एम्पायर से अलहदा होने में मदद कर रहा था। इस जंग के अख्तिताम पर एक ट्रीटी साइन की गई, जिसे ट्रीटी ऑफ बर्लिन के नाम से याद किया जाता है। इस ट्रीटी के मुताबिक ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को बोस्निया हर्जोगोविना आर्जी तौर पर एडमिनिस्टर करने की इजाज़त दी गई थी। जी हाँ, सिर्फ एडमिनिस्टर करने की, लेकिन ऑफिशियली ये इलाका सल्तनत उस्मानिया का ही हिस्सा रहने वाला था।
लेकिन अक्टूबर 1908 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की नीयत खराब हो गई और उसने बोस्निया हर्जगोविना को एनेक्स करना शुरू कर दिया, यानी हमला करके अपने साथ शामिल करने की कोशिशें शुरू कर दी। ये जो कार्टून आप देख रहे हैं, लेपेटेड जर्नल में ये शाया हुआ था। इस कार्टून में सल्तनत उस्मानिया के आप सुल्तान को देख रहे हैं जो बेबस खड़े हैं, जिसकी एक बड़ी वजह इनके अपने दाखिली मामलात थे जो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। इसी अवस्था में बल्गारिया सल्तनत उस्मानिया से आज़ाद होकर अलग मुल्क बन गया था, जैसा कि इस कार्टून के बीच में दिखाया जा रहा है। और लेफ्ट पर ऑस्ट्रियन बादशाह है जिनका नाम फ्रांस जोसेफ था, बोस्निया हर्जगोविना को छीन रहे हैं, जो 400 साल तक ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। लेकिन आज़ाद होने के बजाय अब एक और ताकतवर सल्तनत इसे अपने हिसार में ले आई थी, जिसकी वजह से वहां के लोगों में काफी बेचैनी पाई जाती थी और इनके पड़ोसी मुल्क सर्बिया भी काफी परेशान था, क्योंकि वो बोस्नियंस को अपना भाई मानते थे। ईस्टर्न यूरोप की नस्ल असल में स्लाव्स कहलाती है, इसलिए इन ममालिक में रहने वाले बहुत से लोग इस कनेक्शन को फील करते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन ममालिक के लोग खुद को साउथ स्लाव्स कहते हैं और एक जमाने में इन्होंने एक अलहदा मुल्क की डिमांड भी की थी। ये सब होता देखकर सर्बिया कहता है कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का मकसद सिर्फ बोस्निया को लेना नहीं है, बल्कि वो हमारे सारे इलाके को जहां साउथ स्लाव्स रहते हैं हमला करके अपने साथ शामिल करना चाहता है। इस हमले से पहले ऑस्ट्रिया हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने रशियन फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रखी थी कि रशिया इस मामले में बिल्कुल खामोश रहेगा। रशिया ये बात मान गया, क्योंकि उसे भी इस्तांबुल को ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मला को मिलाने वाली पट्टी, जिसे स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कहा जाता है, पर कब्जा करना था, जो जाहिर है ऑटोमन एम्पायर के पास था। तो रशिया और ऑस्ट्रिया हंगरी में तय पाया कि हम तुम्हें बोस्निया के मसले में कुछ नहीं कहेंगे और तुम हमें इस्तांबुल की जो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है उसके मामले में बिल्कुल खामोश रहोगे। तो यह इन दोनों ममालिक के बीच में तय पा गया। लेकिन एक मसला खड़ा हो गया और वो था कि रशिया में बहुत से स्लाविक्स रहते थे जिन्होंने सर्बिया पर ऑस्ट्रिया हंगरी के हमले के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। रशिया भी उस वक्त काफी अंदरूनी खलफशात का शिकार था, जिसकी वजह से उसे अपने लोगों की सुनना पड़ी और इस एग्रीमेंट के बावजूद जो उन्होंने ऑस्ट्रो हंगरी के एम्पायर के साथ किया था, सर्बिया को खुफिया तौर पर सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये देखकर ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ने 1909 में जर्मनी से बात की कि अगर हम सर्बिया पर हमला करते हैं और रशिया बीच में टांग अड़ाता है तो हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, जिसके जवाब में जर्मनी हामी भर लेता है, क्योंकि जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी का पुराना दोस्त, देरीना दोस्त होता है, इसलिए वो इसकी बात मान लेता है और कहता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हारी मदद को ज़रूर आएंगे। ये देखते हुए रशिया फ्रांस से बात करता है कि इस हमले की सूरत में तुम हमारा साथ दो, लेकिन फ्रांस साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं क्यों कर ये पराई लड़ाई अपने घर में लेकर आऊं। फ्रांस के इस जवाब के बाद रशिया अपना समूह लेकर रह जाता है और चुप साध लेता है, जिसकी वजह से फिलहाल वर्ल्ड वॉर का खतरा टल जाता है। लेकिन इसके बाद आता है फर्डिनांड का कत्ल, जिसकी हमने शुरू में बात की थी। हुआ असल में यूं कि बोस्निया के लोगों ने एक तंजीम बनाई जिसे नाम दिया गया यंग बोस्निया। ये एक तुलबा की तहरीक थी जिसे बोस्निया के अलावा सर्बिया के लोग भी सपोर्ट कर रहे थे। इनका मकसद था न सिर्फ एक आज़ाद मुल्क बनाना,
बल्कि सर्बिया के साथ इल्हाक करना। ये चाहते थे एक बड़ा अलहदा मुल्क, यूनाइटेड साउथ स्लाविक नेशन, जिसे नाम दिया जाता है यूगोस्लाविया। लोगों का मतलब है साउथ, जो बाद में बन भी गया और फिर टूट भी गया। तो 28 जून 1914 को ऑस्ट्रो हंगेरियन प्रिंस फर्डिनांड अपनी अहलिया सोफी के साथ बोस्निया के एनेक्स्ड इलाके में दौरा करने जाते हैं। इनके इस दौरे के दौरान बोस्नियन इनकलाबियों ने उन्हें मारने का इरादा बना लिया और इसकी वजह से उनकी गाड़ी पर एक बम फेंका गया, जो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए बगैर सड़क की दूसरी तरफ जाकर फट गया। इसके नतीजे में 20 आम लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, लेकिन फर्डिनांड वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। इस वाकये के बाद जाहिर है उन्होंने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी और हॉस्पिटल जाने का सोचा। जब थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल जाने के लिए निकले तो रास्ते में उनकी गाड़ी ने गलत मोड़ ले लिया। जब वो अपनी गाड़ी रिवर्स करने लगे तो वहां पर करीब ही हाथ में बंदूक लिए खड़ा था गैव्रिलो प्रिंसिप, जिसकी उम्र थी सिर्फ 19 साल। उसने फर्डिनांड को देखते ही उनकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसके नतीजे में फर्डिनांड मौके पर ही जाँ बाक हो गए। गैव्रिलो प्रिंसिप को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है, मगर क्योंकि उनकी उम्र 20 साल से कम होती है और वहां के कानून के मुताबिक उन्हें सजा फांसी नहीं दी जा सकती, इसलिए उन्हें 20 साल के लिए कैद की सजा सुना दी जाती है। गैव्रिलो प्रिंसिप ट्रायल के दौरान कोर्ट में कहते हैं कि मेरा मकसद यूगोस्लाव्स को इकट्ठा करना है और इसके लिए ऑस्ट्रिया से आजादी हमारा पहला कदम है। ऑस्ट्रिया हंगरी का उस वक्त का राजा इस वाक़े के बाद अपने हवास खो बैठता है और सर्बिया पर चढ़ दौड़ता है। ये देखकर रशिया फौरन हरकत में आता है और सर्बिया को बचाने निकल पड़ता है। जर्मनी भी फौरन अपने दोस्त ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद को पहुंचता है। अब की बार फ्रांस भी पीछे नहीं बैठता और रशिया और सर्बिया की हमायत में आगे बढ़ता है। यहां एक चेन बन जाती है, एक जंजीर, जिसे चेन ऑफ फ्रेंडशिप का नाम दिया जाता है। इटली ऑस्ट्रो हंगेरियन और जर्मनी के साथ अलायंस में होता है, लेकिन अग्रीमेंट के मुताबिक वो सिर्फ तब निकलता है अगर इटली के अपने ऊपर या इन ममालिक के ऊपर हमला होने का खतरा हो। लेकिन इस सूरत में तो बेचारे सर्बिया पर ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी खुद हमला आवर होते हैं। अब होता कुछ यूं है कि ऑटोमन एम्पायर रशिया से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की मदद को पहुंच जाता है और यूके, ग्रेट ब्रिटेन भी इस जंग में शामिल हो जाता है, क्योंकि इनका एक ट्रीटी साइन हुआ होता है जिसके मुताबिक रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे का साथ देंगे। इस ट्रीटी का नाम है ट्रिपल एंटेंटे और इस तरह से एक खौफनाक जंग का आगाज होता है जिसे हम वर्ल्ड वॉर 1 कहते हैं। बाद में अमेरिका और जापान भी इस जंग में शामिल हो जाते हैं, ऑफ कोर्स ब्रिटेन और फ्रांस को सपोर्ट करने के लिए। और जाहिर है जिन ममालिक पर ब्रिटिश रूल था, यानी जिसे ब्रिटिश कंट्रोल करते थे, जैसा कि इंडिया, इन्हें भी ना चाहते हुए इस जंग का हिस्सा बनना पड़ता है। इंडिया के लोगों को जबरदस्ती फौज में भर्ती कर इस लड़ाई में धकेल दिया जाता है। तो ऐसी क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर यह जंग शुरू हुई? इतनी बड़ी जंग जिसमें इतने ममालिक घुसते चले गए।
तो इसके 4 बड़े रीजंस बताए जाते हैं। नंबर 1 नेशनलिज्म, नंबर 2 इंपीरियलिज्म, नंबर 3 मिलिटरिज्म, एंड नंबर 4 इज अलायंसेस। नेशनलिज्म का यहां मतलब है नस्ली नेशनलिज्म, जिसकी बुनियाद है कि मेरा मुल्क दुनिया का बेहतरीन मुल्क है और दुनिया के बाकी ममालिक बस खामखा ही हैं, और उनके बारे में ये राय रखना कि ये हमसे कमतर हैं। इसे कहा जाता है रेशल नेशनलिज्म। ये गरूर का बीज बोकर बादशाहों और हुक्मरानों ने लोगों को इस्तेमाल किया, इन्हें जज्बाती बनाकर जंग को ग्लोरीफाई किया और यह बावर कराया कि जंग बहुत मुकद्दस है। यही नेशनलिज्म बुनियाद बना इंपीरियलिज्म का, यानी बाकी ममालिक को कब्जा करके अपनी ताकत बढ़ाना, अपना माल बढ़ाना, उनके वसाइल जैसा कि सोना, चांदी, मादनियात वगैरह पर कब्जा करना, और ये देखकर खुश होना कि मेरी हकूमत, मेरा ज़ेरे तसल्लुत इलाका कितना बड़ा है। इस लूट मार के काम को फिर कारोबार बना लिया गया और बड़ी कैपिटलिस्ट कंपनीज जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस तरीकेकार को अपना लिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पर कब्जा किया और सारी दौलत इकट्ठी करके ले गए, तो फिर कहा जाता था कि इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिस्ट और ये इंपीरियलिज्म कभी भी मिलिटरिज्म के बगैर पॉसिबल नहीं होता। ये ममालिक अपनी मिलिट्री पर बेतहाशा पैसा लगाते थे ताकि ये दूसरे मुल्कों पर कब्जा कर सके। ब्रिटिश रॉयल नेवी उस वक्त की सबसे बड़ी नेवी मानी जाती थी, जिसकी वजह से ब्रिटेन अपने इंपीरियलिस्टिक एम्पायर को चलाता था। बादशाहत थी, जमहूरियत तो थी नहीं, लोगों की क्या मर्जी है कोई गर्ज में नहीं लाता था। इसलिए जो हुक्मरान चाहता था, राजा चाहता था, वैसा ही होता था। वन मैन शो था। जर्मनी में उस वक्त काइसर विल्हेम II थे, जिन्हें बड़ा जालिम और गुस्सेनाक राजा माना जाता था, और साथ साथ उन्हें हर वक्त ये फिक्र भी खाई जाती थी कि कहीं फ्रांस, ब्रिटेन या रशिया उन पर हमला न कर दें। साथ ही रशिया में जार निकोलस II थे, जो रशियन एम्पायर के आखिरी राजा साबित हुए, और ब्रिटेन के हाकिम थे किंग जॉर्ज V। और मजे की बात यह है कि ये तीनों राजे एक दूसरे के फर्स्ट कजन्स थे। कहते हैं कि उस वक्त की मलका विक्टोरिया ने इन तीनों कजन्स के बीच में सुलह कराने की कोशिश भी की थी, मगर वो कामयाब ना हो सकी। चौथा रीजन था अलायंसेस। इन सारे ममालिक में सियासी ताल्लुक थे। 1882 में ट्रिपल अलायंस वजूद में आया, जिसमें जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर शामिल थे। इस अलायंस के मुताबिक ये तीनों ममालिक एक दूसरे को सपोर्ट करने के पाबंद थे। दूसरा बड़ा अलायंस 1907 में बना, जिसे ट्रिपल एंटेटे का नाम दिया गया, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया शामिल थे। इन ताल्लुकात को बनाने का मकसद सिर्फ इंपीरियलिज्म था। ये सारे ममालिक दूसरे मुल्कों पर कब्जा करते थे और एक दूसरे के मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा ताकत हासिल करना चाहते थे, ताकि एक दूसरे को नीचा दिखा सके, जिसके नतीजे में सिर्फ और सिर्फ हमेशा की तरह गरीब आवाम ही पिस रही थी, जिसे इस जंग में जबरदस्ती धकेल दिया गया था। और रही फौज की बात, तो फौज की नौकरी एक आम गरीब आदमी की नौकरी समझी जाती थी, क्योंकि उस वक्त और कोई खास नौकरियां तो होती नहीं थी, और पैसा कमाने के लिए, 2 वक्त की रोटी हासिल करने के लिए फौज की नौकरी काफी मानी रखती थी। अपने मुल्क के लिए लड़ना
उसकी हिफाजत के लिए लड़ना एक अलग बात है, लेकिन किसी दूसरे मुल्क पर हमला करना एक मुख्तलिफ बात। तो ऐसे केस में कोई क्यों जंग लड़ना चाहेगा? इसे कैसे मोटिवेट किया जाए कि वो अपनी जान हथेली पर रखकर जंग के मैदान में कूद पड़े? द आंसर इज सिंपल: प्रोपेगेंडा, जो फैलाया जाता था इन ममालिक में। लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, अखबारों में, मीडिया में ऐसे इश्तहारात चलाए गए जिनसे यह बताया जाता कि खुद को फौज में भर्ती करवाना जैसे बहुत बड़े सवाब का और फख्र का काम है। यह बहुत ही मुकद्दस पेशा है। फौजियों को बड़ा हीरो बनाकर पेश किया जाने लगा, जंग को ग्लोरीफाई किया जाने लगा। मिसाल के तौर पर यूके ने क्रिमियन वॉर में रशिया के अगेंस्ट जो उसने वॉर की थी और अपने 200 जवानों से हाथ धो बैठा। लेकिन इस हार को इतना ग्लोरीफाई करके, इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि टाइम्स ऑफ लंदन में एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें उन्हें बाकायदा एक आला दर्जे पर, जैसे कि शहादत के दर्जे पर फाइज दिखाया गया। हालांकि यह हार उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से हुई थी। यह शिकस्त किसी गलत फैसले का नतीजा नहीं बताई गई, बल्कि उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए अपने मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। इसे ऐसे पोर्ट्रे किया गया। इसके अलावा यूके ने इस काम के लिए बाकायदा एक अदद शायर अल्फ्रेड टेनिसन को हायर किया, जिन्होंने एक नज़म लिखी जिसका उन्वान था द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। यह दुनिया की पहली नज़म थी जिसने एक सोल्जर को हीरो बनाकर पेश किया। इसके अलावा रूपर्ट ब्रूक ने भी द सोल्जर और द डेड जैसी नज़में लिखकर लोगों के खून को खूब गरमाया। हालांकि इनकी अपनी मौत भी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही हुई, जिसके बाद विंस्टन चर्चिल ने इनकी नज़मों को इस्तेमाल करके मजीद लोग फौज में भर्ती कराए। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो जंग के खिलाफ थे और चाहते थे कि हर हाल में अमन कायम हो जाए, जैसा कि अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी, इटली की सोशलिस्ट पार्टी, रशिया में बोल्शेविक और यूके में लेबर पार्टी, जर्मनी में कार्ल लाइबनाफ्ट और रोजा लग्जमबर्ग, इसके अलावा अनार्किस्ट और सिंडिकलिस्ट जो इंटरनेशनलिज्म को प्रमोट करते थे। कुछ लोग इंसानियत और मजहब की बुनियाद पर जंग की मुखालफत करते थे, जैसा कि हेनरी फोर्ड और वैलेंटिन बुल्गाकोव। रुडयार्ड किपलिंग, जो एक मशहूर शायर और लिखारी थे, उन्होंने द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड के जवाब में एक शानदार नज़म लिखी जिसका उन्वान था द लास्ट ऑफ द लाइट ब्रिगेड। इसी तरह विल्फ्रेड ओवन ने भी काफ़ी नज़में लिखी जिनमें जंग के हक़ाइक़ बयान किए गए कि ये किस तरह सब कुछ तहस नहस कर देती है। इन नज़मों में इन्होंने फौजियों के अहवाल बताए कि कैसे उनके कटे हुए बाजू, उनकी टांगें, उनके फटे हुए सर, उनकी तहस नहस की हुई लाशें, ये सब कुछ उन्होंने अपनी नज़मों के ज़रिए लोगों को समझाने की कोशिश की। सबसे कमाल नज़म थॉमस हार्डी ने लिखी जिसका उन्वान था द मैन ही किल्ड। आप ये सारी नज़में इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं। इस जंग में म्यूटनीज भी स्टार्ट हो गई थी, जैसे कि फ्रेंच आर्मी की 108th इन्फेंट्री बटालियन ने लड़ने से एक मौके पर इनकार कर दिया था। रशिया में कुछ फौजियों ने अपने ही हुक्मरानों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। क्रिसमस ट्रूस ऑफ 1914, जब 1914 में क्रिसमस का टाइम आया तो ब्रिटिश और जर्मन आर्मीज ने इकट्ठे जंग रोककर क्रिसमस को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। क्रिसमस मनाते मनाते एक जर्मन सोल्जर बोला
टुमारो यू नो शूट, वी नो शूट। बहरहाल ऊपर से ऑर्डर आए कि ये सब काम छोड़कर वापस जंग की तरफ आया जाए, और अगर कोई जंग नहीं लड़ेगा तो हम उसे खुद गोली मार देंगे। इस जंग में मजीद आगे क्या क्या हुआ, ये जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और मैं जल्द ही दोबारा हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि मजीद क्या कुछ हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 में। थैंक यू वेरी मच।